Hello everyone. In last video we have seen the conditions and form numbers, application number and license number for sale and distribution of drugs other than CC1X, drugs for CC1 and drugs from Schedule X. In this we will see the general conditions of license that are required to be fulfilled by the licensee. So after watching this video you will be able to understand the general provisions relating to conditions of license. So if you are interested in dispensing and compounding of drugs, so any drug shall be compounded under the personal supervision of qualified person. So if you are interested in the same, you must have a qualified person. All drugs supplied on the prescription of a RMP shall be supplied only by or under supervision of registered pharmacist. मतलब कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखे जाते हैं, इनके अगेंस्ट बीइंग अ फार्मासिस्ट आप सप्लाई करते हो मेडिसिन का, तो ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा या उसके सुपरविजन या उसकी निगरानी अंदर ही इनका डिस्पेंसिंग होना चाहिए, इनका कंपाउंडिंग होना चाहिए. The supply of all drugs except other than those specified in Schedule X, मतलब कि Schedule X छोड़ के बाकी सारे drugs sold on prescription of RMP registered medical practitioner के prescription पर बेचे जाते हैं, should be recorded in a prescription register. एक मेडिकल में या हमारे फार्मेसी में एक प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर होना चाहिए जहाँ पे ये सभी प्रिस्क्रिप्शन और उसके अगेंस्ट बेचे गए ड्रग्स का रिकॉर्ड होना चाहिए एंड सीरियल नंबर ऑफ एंट्री, हर दिन में कितने सेल आउट किए गए और सीरियल नंबर सीक्वेंशियली उनका रिकॉर्ड होना चाहिए इन द रजिस्टर एंड शुड बी एंटर्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन. द फॉलोइंग पर्टिकुलर शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर. उस रजिस्टर में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? नंबर 1 सीरियल नंबर, देन डेट ऑफ सप्लाई, कौन सी डेट को ये सप्लाई किए गए, द नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रिस्क्राइबर, किसने ये मतलब कि आरएमपी के नेम और एड्रेस, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, या फिर अगर ये जानवर के लिए दवाइयाँ लिखी गई है किसी वेटरनरी डॉक्टर द्वारा तो ओनर ऑफ एनिमल इफ ड्रग सप्लाइड फॉर वेटरनरी यूज. इफ इट इज फॉर ह्यूमन बीइंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, द नेम ऑफ द ड्रग और प्रिपरेशन एंड द क्वांटिटी, कौन से ड्रग है उसका ऑफिशियल नेम क्या है, प्रिपरेशन क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी इफ एनी. अगर किसी प्रोडक्ट को या दवाइयों को एक्सपायरी डेट है, कहीं आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक रहती है, जिन्हें नहीं होती है, बैच नंबर तो हर एक को होती है और नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर. सो इट इज नेसेसरी द सिग्नेचर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन. ये ऊपर दी गई सारी जानकारी सही है, ये ऑथेंटिकेशन या वैलिडेशन देने के लिए क्वालिफाइड पर्सन के सिग्नेचर होनी चाहिए ताकि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप की गई है इसके लिए. नेक्स्ट इज द सप्लाई ऑफ शेड्यूल सी ड्रग्स बाय रिटेल. अगर आप शेड्यूल सी कैटेगरी के ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं बाय रिटेल तो आपको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी है. The supply of drugs specified in Schedule C by retail should be recorded at the time of supply in a register, specially maintained for the purpose or in a cash or credit memo book which includes the following particulars. मतलब कि शेड्यूल सी कैटेगरी के सप्लाई के लिए या सेल परचेस के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक रजिस्टर होना चाहिए खास शेड्यूल सी ड्रग्स के सेल या परचेस के लिए, या फिर कैश या क्रेडिट मेमो बुक होना चाहिए. जो भी आप सेल करते हैं कैश पर या क्रेडिट पर तो उसका एक मेमो बुक होता है, वो तो आपको मेंटेन करना चाहिए और उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होनी चाहिए, सीरियल नंबर ऑफ एंट्री, डेट ऑफ सप्लाई, द नेम एंड एड्रेस ऑफ परचेसर जिनसे आपने ये परचेस किया है, खरीदारी की है, द नेम ऑफ द ड्रग और प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी, द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, सिग्नेचर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन अंडर हुज सुपरविजन सेल वाज इफेक्टेड. The licensing authority may require records to be maintained in a register. जब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपसे पूछे या फिर ड्रग इंस्पेक्टर आपसे पूछे तो ये आपको रजिस्टर दिखाना होता है, अवेलेबल करना होता है. If entries in the carbon copy of the cash or credit memo book are not legible, अगर आप कैश या क्रेडिट मेमो बुक कार्बन में या डबल में नहीं रखते तो आपको ये रजिस्टर तो कंपलसरी रखना पड़ेगा फॉर द सेटिस्फैक्शन और फॉर एनी केस related to the licensing authority or drug inspector. And supply of other drugs. अब
जो इत्यादि ड्रग है उनके लिए द सप्लाई बाय रिटेल ऑफ एनी ड्रग शैल बी मेड अगेंस्ट कैश और क्रेडिट मेमो विच कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर। सो जो भी सप्लाई है वो तो आपको कैश या क्रेडिट मेमो पर करना है, मतलब आपको एविडेंस रखना है, आपको सबूत रखना है कि इतने सारे ड्रग मैंने आज बेचे हैं तो एक तो इसका रिसिप्ट चाहिए, कैश चाहिए, उसका कुछ तो रेफरेंस चाहिए, या फिर क्रेडिट पे दी गए तो क्रेडिट मेमो चाहिए, और उस पर क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, नेम, एड्रेस एंड सेल लाइसेंस नंबर ऑफ डीलर, जो डीलर है जिनके पास से हमने खरीदारी की है उसका सेल लाइसेंस नंबर, सीरियल नंबर ऑफ कैश और क्रेडिट मेमो, आप कैश क्रेडिट से लेते हो तो उसका सीरियल नंबर चाहिए, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड, कौन से ड्रग्स है वो क्वांटिटी क्या है, कार्बन कॉपीज ऑफ कैश और क्रेडिट मेमो शैल बी मेंटेन्ड बाय द लाइसेंसी एज अ रिकॉर्ड। एक कॉपी तो हमने जिनसे ली है या जिनसे खरीदा है वहां पे रहेगी, तो दूसरी जो कॉपी है जिसे हम कार्बन कॉपी कहते हैं वो हमारे पास बतौर रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऑल रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन शुड बी प्रिजर्व्ड एटलीस्ट फॉर 2 years। तो कब तक ये हमें रखना है, 2 साल तक रखना है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। 2 साल के बाद आप ये डिस्पोज करें तो भी चलेगा, लेकिन विद इन 2 years कभी भी आपको अगर ये मांगा जाए तो आपको ये अवेलेबल करना होगा। नेक्स्ट इज सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एक्स। आप अगर शेड्यूल एच या शेड्यूल एक्स के ड्रग्स के सेल में इंटरेस्टेड है तो आपको क्या क्या कंडीशंस निभानी होगी। सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच एंड एक्स शुड नॉट बी सोल्ड बाय रिटेलर, तो हमें पता है यही तो शेड्यूल एच है, एंड सोल्ड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी, वही तो शेड्यूल एच है। इन केस ऑफ सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी इन डुप्लीकेट। अगर शेड्यूल एक्स कैटेगरी का प्रिस्क्रिप्शन आता है तो ये डुप्लीकेट में होना चाहिए, क्योंकि 1 copy ऑफ विच रिटेन बाय लाइसेंसी एंड प्रिजर्व एटलीस्ट फॉर 2 years। तो एक कॉपी हमारे पास होगी अगर हम फार्मासिस्ट हैं, हम अगर दवाइयाँ एक्स कैटेगरी के ड्रग की बेच रहे हैं तो एक प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में रहेगी, 2 साल तक हमें ये निभानी है। ड्रग्स फ्रॉम शेड्यूल एच एंड एक्स सप्लाई टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, नर्सिंग होम्स शैल बी सप्लाइड ओनली अगेंस्ट साइन रिटन ऑर्डर। तो इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन हो ऐसा नहीं है, लेकिन रिटन ऑर्डर चाहिए साइन की गए हुए, एंड सच ऑर्डर शुड बी प्रिजर्व्ड एटलीस्ट फॉर 2 years। मतलब कि किसी आरएमपी ने या हॉस्पिटल ने या डिस्पेंसरी ने अगर कुछ दवाइयाँ मांगी हो आपसे, आपने वो दी भी हो किसी भी प्रॉफिट या लॉस के बिना, कुछ भी बुनियाद हो, सोशल हो, चैरिटी पर्पज हो, रिटर्न ऑर्डर आपके पास होनी चाहिए कि इतनी ऑर्डर की, और जो आप डिस्पेंस करते हो उसका भी एक पर्ची होनी चाहिए आपने इतने पहुंचाए, और ये आपको कब तक रखने, 2 साल तक रखने। सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एक्स, इसके तहत हमें और क्या करना है, A prescription of RMP against which drugs from Schedule H or Schedule X supplied should be in writing। ये प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न होना चाहिए, अभी तो प्रिंटेड रहता है कंप्यूटर पे टाइप किए जाने पर ये प्रिंटेड रहता है, एंड साइन बाय द पर्सन गिविंग इट विथ हिज यूजुअल सिग्नेचर एंड बी डेटेड। हम जब डिस्पेंस करते हैं ना तो पर्सन की साइन लेनी होती है जिसे हम ये डिस्पेंस करते हैं। Specify the name and address of the patient or name and address of the owner of animal if veterinary use। जो पेशेंट को ये दवाइयाँ हम बेच कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, तो उसका नाम, उसका एड्रेस, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। Indicate total amount of drugs supplied and does not and doses to be taken। So कितने ड्रग अमाउंट हमने सप्लाई किए हैं और कितने डोसेज दिए हैं, ये भी इस पर्ची पे होना चाहिए। A prescription containing Schedule H or Schedule X drugs must not be dispensed more than once unless stated thereon by the prescriber। जब तक आपको RMP बताते नहीं है, रिफिल करते नहीं है, तब तक ये एक से ज्यादा बार डिस्पेंस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पेशेंट इसका मिसयूज कर सकता है। रिफिल डेट आए, RMP द्वारा ऑर्डर आए, तभी हमें ये क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन रिफिल करना है। If it contains direction to dispense for a set number of times or at stated interval, it must be dispensed only in accordance with the direction। अगर आपको बताया जाता है कि इतने ही डोज देने हैं या फिर इतने टाइम पीरियड के बाद ही दूसरा डोज देना है, तो उसी इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना है, ना कि सारे डोसेस एक बार पेशेंट के हाथ में देने हैं। At the time of dispensing such prescription,
The name and address of the dispenser and the date of dispensing must be noted above the signature of the prescriber on the prescription. तो प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करते वक्त जिसने डिस्पेंस किया है उसका नाम, उसका पता, कौन से डेट को ये डिस्पेंस किया है, वो सभी प्रिस्क्राइबर के साइन के आसपास उसके नीचे या साइड में होना चाहिए, तभी ये फुलफिल होता है प्रिस्क्रिप्शन. Person dispensing a preparation containing substances specified in Schedule H or X may not supply any other preparation in lieu thereof, whether containing same substance or not. जब आप शेड्यूल H या शेड्यूल X के ड्रग्स सेल आउट कर रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, तब आप एक ही काम कीजिए, दूसरे किसी प्रिस्क्रिप्शन को फुलफिल ना करें. क्या अवॉइड करना है हमें, क्या नहीं होना देना, क्या होने देना नहीं है हमें, क्योंकि मिसप्लेस हो सकता है, ड्रग इधर का उधर जा सकता है, किसी और पेशेंट को किसी और प्रिस्क्रिप्शन का ड्रग जा सकता है. तो इन ल्यू म्हणजे इसकी वजह से ये आपको नहीं होने देना है, इसलिए आप अलग अलग से, ये होता नहीं है तब तक आप नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन मत लो. दैट इज द मीनिंग, दैट इज द इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट कैटेगरी इज, नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टोरेज ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स. तो अगर हम स्टोरेज करें शेड्यूल एक्स ड्रग का, it should be kept in retail shop or premise used in connection therewith shall be stored under lock and key in cupboard or drawer solely reserved for storage of these substances. मतलब कि आप रिटेल बिजनेस कर रहे हो और शेड्यूल एक्स कैटेगरी आपके पास आप रख रहे हो बेचने के लिए, तो एक तो इसका कबर्ड सेपरेट होना चाहिए विथ लॉक एंड की, या फिर अगर आप कबर्ड सेपरेट नहीं देते हो तो एक सेपरेट अलग ड्रॉवर तो आपको रखना होगा, और जहाँ पे आप लेबल करेंगे that is for schedule X drugs only. In a part of the premise separated from the remainder of the premise. आपका जो सारा premise है वहां से ये schedule X वाला ड्रॉवर या कबर्ड पूरी तरह से आपको अलग रखना है, आइसोलेटेड रखना है, and which will have access to only by responsible person. ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे सभी लोग नहीं जाते और जहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही जाते हैं, जहाँ पे कुछ जिम्मेदार लोग ही जाते हैं. सो इसका एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड रखना है, ताकि गलती से भी इस ड्रॉर के इस कबर्ड के मेडिसिन किसी और को न जाए. दैट इज द पर्पस. रिकॉर्ड्स ऑफ परचेस कैसे रखने हैं. सो रिकॉर्ड ऑफ परचेस ऑफ ड्रग्स इंटेंडेड फॉर सेल और सेल्ड बाय रिटेल शुड बी मेंटेन्ड बाय लाइसेंसी. मतलब कि हमें जो मेडिकल चलाते हैं, दैट इज द लाइसेंसी, एंड सच रिकॉर्ड शुड कंटेन, उसमें क्या क्या होना चाहिए रिकॉर्ड में, डेट ऑफ परचेस, आपने किससे खरीदा, कब खरीदा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन फ्रॉम whom it is purchased, his license number, खरीदार जिससे आपने खरीदा है उसका लाइसेंस नंबर, नेम ऑफ ड्रग क्वांटिटी एंड बैच नंबर, ड्रग क्वांटिटी और उसका बैच नंबर, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, द परचेस बिल, आप ये कैश पे लिए होंगे या फिर क्रेडिट पे लिए होंगे, जो भी क्रेडिट या कैश मेमो है उसका परचेस बिल शुड बी सीरियली नंबर्ड. आज का लिया है तो ये पहला लगेगा, कल लेंगे तो दूसरा लगेगा, परसों लेंगे तो तीसरा सीरियल नंबर रहेगा. So sequentially होना चाहिए by the licensee and maintained by him in a chronological order. Chronological order में होना चाहिए, मतलब सीरीज होनी चाहिए, एक तो डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग. Now the wholesale supply of drugs. The supply of drug by wholesale shall be made against cash or credit memo. ये तो हमने सभी जगह देखा है. बेरिंग उस पर क्या होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ लाइसेंसी, हमारा नाम, हमारा पता, लाइसेंस नंबर होना चाहिए अंडर डीएनसी, और क्या चीजें होनी चाहिए, डेट ऑफ सेल, हम कब बेचते हैं उसकी डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ लाइसेंसी टू हुम सोल्ड, म्हणजे हम मीन्स हम होलसेलर है, हम रिटेलर को बेच रहे हैं, तो जिसे बेच रहे हैं वो लाइसेंसी, उसका नाम, उसका पता, उसका सेल लाइसेंस नंबर, क्योंकि वो रिटेलर है, वो भी पेशेंट को बेचने वाला है. इन केस ऑफ सेल टू एन अथॉरिटी purchasing on behalf of government or to hospital, educational or research institute or to RMP for purpose of supply to his patient, the name and address of the authority. अगर कोई हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या RMP आपसे ये परचेस कर रहे हैं तो उनका नाम, अथॉरिटी का नाम, एड्रेस उनका और RMP का नाम जो भी हो, the name of the drug, quantity and batch number, the name of the manufacturer एंड कार्बन कॉपी ऑफ कैश और क्रेडिट मेमो, क्योंकि एक तो उनके पास रहेगी, एक हमारे पास रहनी चाहिए. इट शैल बी प्रिजर्व्ड एज अ रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 3 years. नाउ सी, रीड एंड लिसन केयरफुली. इट इज फॉर 3 years. फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, बेचने के बाद 3 साल तक हमें ये रखना है बतौर सबूत या बतौर एविडेंस.
Next is record of a purchase for wholesale supply. So records of a purchase of a drug intended for resale or sold by wholesaler shall be maintained by the licensee and such record shall be shown the following particulars. मतलब कि अगर हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए, मतलब ये होलसेलर हो सकते हैं या फिर रिटेलर हो सकते हैं, sold by wholesaler shall be maintained by the licensee and such record shall be shown with the following particulars. Date of purchase, हमने कब खरीदारी की है, name, address and the relevant license number of person from whom purchase. अगर ये होलसेलर है तो डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करेंगे या फिर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेस करेंगे. अगर ये रिटेलर है तो होलसेलर से परचेस करेंगे. द नेम ऑफ द ड्रग, क्वांटिटी एंड बैच नंबर, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर. Purchase bill should be serially numbered by the licensee and maintained by him in a chronological order. So ये serially numbered होने चाहिए and chronological order में ये arrange किए जाने होने चाहिए. Now next is the licensee shall produce for inspection by an inspector on demand all registers. Licensee को अगर inspector demand करते हैं तो produce करना होता है. रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अंडर दीज रूल्स. नियमों के मुताबिक जो भी रजिस्टर्स या रिकॉर्ड्स है वो इंस्पेक्टर के सामने पेश करने होते हैं. एंड शैल गिव सच इंफॉर्मेशन एज ही रिक्वायर्स फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग वेदर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर हैव बीन ऑब्जर्व्ड और नॉट. जो भी इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछते हैं, उन तहकीकात करते हैं तो उन्हें सेटिस्फाई करना होता है या फिर उन्हें आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको देनी होती है, क्योंकि उन्हें एक सर्टेन करना होता है, उनका एश्योरेंस चाहिए कि ये प्रोविजन एक्ट फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. द डिस्क्रिप्शन टू बी डिस्प्लेड ऑन अ प्रीमाइस. आपके प्रीमाइस में क्या क्या डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले होने चाहिए. बोर्ड रहता है ना आपके नाम का, मेडिकल का या फार्मेसी का. द डिस्क्रिप्शन ड्रग स्टोर शैल बी डिस्प्लेड. आपके बोर्ड पे ड्रग स्टोर ये डिस्प्ले होना चाहिए. बाय सच लाइसेंसी who do not require services of registered pharmacist. हमने definitions में ये difference देखा है. What is drug store, what is chemist and druggist and what is pharmacy. Drug store do not require services of registered pharmacist. Chemist and druggist require services of registered pharmacist. And drugs are not compounded against the prescription. And in pharmacy require service of registered pharmacist and मेडिकामेंट्स आर डिस्पेंस्ड कंपाउंडेड अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन. तो ये डिफरेंस है तीनों में. केमिस्ट ड्रगिस्ट अगर आप लिखते हो तो लाइसेंसी हु एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड पर्सन वे डू नॉट मेंटेन फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन. अभी हमने यही तो सुना, यही तो हमने अभी डिस्कस किया. फार्मेसी, फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट डिस्प्लेड बाय लाइसेंसी हु एम्प्लॉय द सर्विसेज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट and maintain a pharmacy for compounding against prescription. अगर आप आपके मेडिकल का नाम फार्मेसी रखते हैं, मतलब XYZ फार्मेसी या फार्मासिस्ट या डिस्पेंसिंग केमिस्ट, ऐसे अगर आप बोर्ड पे लिखते हो तो आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रखना है, खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रखना है और आपको कंपाउंडिंग की तैयारी और कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग की पूरी फैसिलिटीज देनी है. The licensee shall maintain an inspection book in form number 35. मतलब कि जो फॉर्म नंबर 35 है ना, शेड्यूल ए में जो फॉर्म दिए उसमें से 35 नंबर का फॉर्म, उसका प्रिंट निकाल के उसके बहुत सारे पेजेस के क्या करना है, हमें बुक तैयार करना है. दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन बुक. तो एनेबल एन इंस्पेक्टर टू रिकॉर्ड हिज इंप्रेशन एंड डिफेक्ट्स नोटिस. तो इंस्पेक्टर आपके प्रीमाइस में जब भी इंस्पेक्शन के लिए आए तो उनके सामने आपको ये इंस्पेक्शन बुक रखना है जिसमें फॉर्म नंबर 35 है. तो इंस्पेक्टर जो भी उन्हें लगता है इंप्रेशन, सही गलत कम ज़्यादा, जो भी आपका इंस्पेक्शन करने के बाद जो भी उन्हें लगता है या फिर कुछ डिफेक्ट हो तो ये इंस्पेक्टर बुक में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जो अगले इंस्पेक्शन के लिए यूजफुल होते हैं. No drug shall be sold or stocked by the licensee after the date of expiration of potency. ड्रग एक्सपायर होने के बाद ये स्टॉक भी नहीं करना चाहिए या सेल आउट भी नहीं करना चाहिए. रजिस्टर्ड ऑन लेबल, कंटेनर और रैपर और इन वायोलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट और डायरेक्शन रिकॉर्डेड ऑन सच कंटेनर. एक आध कंटेनर के लेबल पे, पैकिंग मटेरियल पे या फिर किसी स्टेटमेंट से ये क्लियर होता है कि एक्सपायर हुआ है और फिर भी हम अगर ये बेच रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं तो ये अलाउड नहीं है, ये लीगली
ऑफेंस है, ये कानूनन गुनाह है. बट इन केस ऑफ एनी सच अ ड्रग, बट ऐसे केस में इफ लाइसेंसी हैज टेकन स्टेप्स विद मैन्युफैक्चरर, अगर आप मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं और इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर विड्रॉल, ये दवाइयाँ वापस ले जाने के लिए आप उनसे बात करते हो, या फिर रिएम्बर्समेंट मतलब दवाइयों के बदले जो भी वो इकोनॉमिकल लॉस है या जो भी कॉम्पेंसेशन है वो अगर आपको मिलता है, और डिस्पोजल ऑफ द सेम, या फिर आप मैन्युफैक्चरर से डिस्पोजल के बारे में पूछते हैं. सच ड्रग में बी स्टॉक्ड आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ पोटेंसी. तो ये ड्रग आप रख सकते हैं कब तक? अंटिल इट्स विड्रॉल. ये तो आपके पास से मैन्युफैक्चरर को ले जाने होते हैं, या रीइंबर्समेंट आपके पास से ले जाने के बाद आपको कॉम्पेंसेट करना होता है. डिस्पोजल एज द केस में बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सेम शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली. बट कंडीशन क्या है? एक्सपायर हुए हैं तो इन्हें सेपरेट अलग रखना है from the trade stock, and all such drugs should be kept in packages or cartons, the top of which displays prominently the words not for sale. आपको ये रोजाना बेचे जाने वाले जो ड्रग्स है आपके ट्रेड में, आपके फार्मेसी में, वहां से इन्हें सेपरेट करना है, सेपरेट कवर्ड या ट्रैक में रखना है, और वो पूरी तरह से पैक करने के बाद वहां पे एक बड़ा वाला लेबल होना चाहिए जिसपे ये क्लियरली इंडिकेट होता है नॉट फॉर सेल. Date of expiration of potency means the date recorded on the label or container upon which substance may retain potency. Expiration date मतलब ये preparation की potency अब पहले जैसी नहीं रही, so may not require toxicity greater than permitted. तो ये हो सकते हैं आपके हेल्थ के लिए dangerous हो सकते हैं. The drugs intended for distribution to medical profession as free sample which bear the label. अगर आप free sample medical profession के लिए manufacturer दे रहे हैं तो उस पर mention किया होना चाहिए physician sample not for sale. Drugs meant for consumption by employees, state insurance corporation, the central government health scheme, the government medical store depot, the armed force medical store और other government institutions. मतलब कि ये जो government institutions है जहाँ पे फिजिशियन सैंपल है, या फिर जो सरकारी संस्थाएं है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें फ्री में मेडिकेशंस दी जाती है, तो इनके लिए सरकार आपके इंडस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद, एग्रीमेंट के बाद ये तय करती है कि आपसे कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट निकलवाने हैं. तो आपको ये लेबल पे ही पता होता है कि ये कहाँ पे जाने वाला है, तो आपके लेबल पे ये होने ही चाहिए नॉट फॉर सेल, क्योंकि सरकार इन लोगों को, इन एम्प्लॉयज को क्या करती है, फ्री में ये दवाइयाँ देती है एज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉय. ओके, सो विच बेयर्स अ डिस्टिंग्विशिंग मार्क और एनी इंस्क्रिप्शन अफिक्स्ड ऑन द लेबल. उस लेबल पे कुछ तो होना चाहिए जो भी बोल्ड या क्लियर कट दिखना चाहिए, इंडिकेटिंग दिस पर्पस एंड शुड नॉट बी सोल्ड और स्टॉक्ड बाय द लाइसेंसी इन हिज प्रीमाइस. लाइसेंसी को ये बेचना ही नहीं है और रखना भी नहीं है, जिनके लिए बना है वहाँ पे वो भेज देना चाहिए. This rule is not applicable to licensee appointed as approved chemist by state government. ये किसको applicable नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड केमिस्ट रहते हैं ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जॉब रहता है इनका, अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम फॉर ड्रग मीन फॉर कंजम्पशन अंडर दिस स्कीम. ये जो स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट है इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये प्राइवेट या साधारण जो प्रोफेशन में रहते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है. Any drug supplied by retail in a container other than one in which manufacturer has marketed the drug. ऐसा कुछ भी रिटेल सप्लाई किया हुआ ड्रग कंटेनर या फिर अदर इन मैन्युफैक्चरर हैज मार्केटेड द ड्रग शैल बी मेड ओनली बाय डीलर. ये तो डीलर से ही पूरी तरह से काम होना चाहिए, वो एम्प्लॉय सर्विसेज ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, एंड सच सप्लाई शुड बी मेड अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन. और ये सप्लाई कैसे होना चाहिए? क्वालिफाइड पर्सन के अंडर ही, उनके सुपरविजन के अंडर ही होना चाहिए. और वो रैपर या लेबल पे क्या होना चाहिए? नेम ऑफ ड्रग, क्वांटिटी सप्लाइड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डीलर. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टोरेज ऑफ ड्रग्स फॉर वेटरनरी यूज. The medicines for treatment of animals kept in a retail shop and labeled with the word not for human use for treatment of animals only. हम ये लेबल पे डिस्टिंक्टली लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, दिस इज नॉट फॉर ह्यूमन यूज, इट इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ओनली, एंड शुड बी स्टोर्ड इन द कबर्ड और ड्रॉअर रिजर्व्ड सोलली फॉर द स्टोरेज ऑफ वेटरनरी ड्रग. आपके मेडिकल में अलग, रिटेल शॉप में अलग कबर्ड या अलग रैक होना चाहिए फॉर वेटरनरी प्रोडक्ट्स ओनली, और इन अ पार्ट ऑफ द प्रीमाइस सेपरेटेड फ्रॉम द रिमाइंडर ऑफ द प्रीमाइस. जैसे शेड्यूल एक्स सेपरेट रखते हैं वैसे ही वेटरनरी ड्रग्स आपको सेपरेट रखने हैं.
Supply of Schedule X drugs. The drugs specified in Schedule X shall be supplied only on prescription of RMP, ये तो हमें पता है. Such prescription should be in duplicate, डबल में होना चाहिए, ये भी पता है. One copy retained by licensee and preserved at least for 2 years, 2 साल के लिए हमें कॉपी रखनी है. Unless otherwise stated in the prescription, prescription में अगर refill नहीं बताया गया हो, then the prescriber prescribes such a drug must not be dispensed more than once. अगर आपको बताया गया है तभी आप रिफिल करेंगे, नहीं बताया गया है और पेशेंट दोबारा ये लेके आया तो आपको ये डिस्पेंस नहीं करना है. इट इज अगेंस्ट द लॉ, इट इज अगेंस्ट द रूल्स. The supply of drugs specified in Schedule X shall be recorded at the time of supply in a bound. जो भी आप कर रहे हैं Schedule X के बारे में आपको इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है. Serially पेज नंबर रजिस्टर आपके पास होना चाहिए. स्पेसिफिकली मेंटेन फॉर द पर्पस एंड सेपरेट पेज शैल बी अलॉटेड फॉर ईच ड्रग. हर एक मेडिसिन के लिए सेपरेट पेज देना है और उस पर पर्टिकुलर क्या होने चाहिए रजिस्टर में, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कब आपने ये दिए. क्वांटिटी रिसीव्ड, आपने ये सप्लायर से कब खरीदे हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लाई, नेम ऑफ ड्रग, कौन सा ड्रग है, क्वांटिटी कितनी है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, बैच नंबर और लॉट नंबर क्या है, ये आपको सारी चीजें रजिस्टर में रखनी है. नेम एंड एड्रेस ऑफ द परचेसर, पेशेंट, रेफरेंस नंबर ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का नंबर भी आपको रखना है. बिल नंबर एंड डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेस एंड सप्लाई मेड बाय हिम, बिल नंबर भी आपको रखना है. सिग्नेचर ऑफ द पेशेंट, क्वालिफाइड पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए ताकि ये रिकॉर्ड क्या है, वैलिड है, इसका प्रूफ रहेगा. एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, एप्लीकेंट फॉर द ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस फॉर एनी पर्सन ग्रांटेड अ लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स शाल ऑन डिमांड फर्निश टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी. लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एप्लीकेंट को लाइसेंस मिलने के लिए या ग्रांट होने के लिए क्या प्रेजेंट करना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ ऑक्यूपेशन. ये पूरा शॉप आपका है, जो भी आपका रिटेल काउंटर है या मेडिकल है या फार्मेसी है आपका है. रेंट पे है तो आपको लीज दिखाना पड़ेगा. अदर बेसिस ऑफ द प्रीमाइस, कॉन्ट्रैक्ट पे है, पार्टनरशिप में है, जो भी है आपको उसका एविडेंस या डॉक्यूमेंट या सबूत दिखाना होगा. स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस और any relevant matter which may be required for the purpose of verifying the correctness of the statement made by the applicant or licensee. आप एप्लीकेशन में जो भी बातें लिखते हो वो पूरी तरह से सच है या नहीं, ये प्रूव करने के लिए, ये साबित करने के लिए आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे, सबूत पेश करने पड़ेंगे. दैट इज द एडिशनल रिक्वायरमेंट. देन कैंसलेशन एंड सस्पेंशन, अगर आपका लाइसेंस कैंसिल होता है, आप कैंसिल करना चाहते हो या सस्पेंड होता है, the licensing authority may after giving the licensee an opportunity to show cause. अगर आपसे गलती हुई हो या नहीं भी हुई हो फिर भी आप पर कुछ सजा बनती है कि सजा आप पर फोर्सफुली डाली गई है कि आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शो कॉज. Why such an order should not be passed by an order in writing stating reason therefore. आपको बताना होगा कि मेरी कुछ गलती नहीं है, आपको साबित करना होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाई करना होगा. Cancel a license or suspend it for such a period as he thinks fit, either wholly or in respect of some of the substances to which it relates, if in his opinion the licensee has failed to comply with any condition of the license or with any provision of the act or rules thereunder. अगर लाइसेंसी फेल होता है कुछ कंडीशन फुलफिल करने में या प्रूफ एविडेंस साबित करने में, तो ये लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल होता है. So the licensee whose license has been suspended or cancelled may within 3 months of order appeal against that order to the state government. आप स्टेट गवर्नमेंट से अपील कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. अगर फिर भी आपका कैंसिल हुआ है, if a license whose licensee has been cancelled desires to dispose the drugs in respect of which license has been cancelled, he shall apply in writing to the licensing authority. आपको अथॉरिटी को अप्लाई करना है, किसके लिए कि ये मुझे डिस्पोज ऑफ करने हैं. द नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन टू हुम द ड्रग्स आर प्रपोज टू बी सोल्ड, आपको किसे बेचने हैं, लाइसेंस नंबर उसका, किस मैन्युफैक्चरर नंबर, ये सभी चीजें आपको उस फॉर्म में लिखनी है. या फिर डिस्पोज करनी है तो भी आपको ये सही तरीके से स्ट्रेट वे लिखना है कि डिस्पोज ऑफ करना है.
द नेम ऑफ द ड्रग टुगेदर विद देयर क्वांटिटीज, क्या क्या चीजें लिखनी है हमें, द नेम ऑफ ड्रग टुगेदर विद देयर क्वांटिटीज, देयर बैच नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ देयर एक्सपायरी इफ एनी प्रपोज टू बी सोल्ड, अगर ये रीसेल करनी है, फिर से बेचनी है, तब भी इसकी एक्सपायरी डेट आपको लिखनी होगी। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर्स रेफर्ड अबव, आपने जो भी बातें ऊपर की गई है वो फुलफिल की है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये देखेगी, उसकी एग्जामिनेशन करेगी। इफ नेसेसरी आफ्टर इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्टर, फिर भी जरूरत पड़ी तो आपके यहाँ इंस्पेक्टर भेजेगी, इंस्पेक्टर आपका प्रीमाइस इंस्पेक्शन करेंगे। ड्रग्स आर स्टॉक, ग्रांट द नेसेसरी परमिशन फॉर द डिस्पोजल, अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ है या फिर सस्पेंड हुआ है तो ड्रग इंस्पेक्टर ये पूरी तरह से छानबीन करेंगे कि ये डिस्पोज ऑफ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, जो आप बता रहे हैं वो सच है या झूठ है। The prohibition of manufacture and sale of certain drugs and cosmetics, that is actually not the part of this but the general condition. So which are the drugs and cosmetics prohibited to manufacture and sell in our country? So no person shall manufacture or sell or stock or exhibit for sale or distribute any drug which is not of standard quality or it is misbranded or adulterated or spurious. हमने डेफिनेशन में देखा है व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वालिटी, व्हाट इज मिसब्रांडेड, व्हाट इज एडल्ट्रेटेड एंड व्हाट इज स्पूरियस। तो ऐसे कुछ भी ड्रग्स हो तो इसका मैन्युफैक्चर करना इंडिया में प्रोहिबिटेड है। एनी पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन विच लेबल डज नॉट डिस्प्ले द ट्रू फॉर्मूले, तो ऐसे कुछ भी पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो लेबल पे ट्रू फॉर्मूले बताते नहीं है, सो इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, इट शुड नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्मेटिक की बात करें तो एनी मिसब्रांडेड, स्पूरियस और सबस्टैंडर्ड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर करना या सेल करना it is against the law. Any drug which by means of any statement, design or device claims to cure or mitigate any disease specified in Schedule J. हमने Schedule J देखा है जिसमें लिस्ट ऑफ डिसीजेस और एलिमेंट्स है which a drug may not claim to cure or prevent. वैसे कुछ भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर या सेल नहीं करने हैं जो कि उसके लेबल पे, स्टेटमेंट पे, डिजाइन या डिवाइस पे क्लेम करते हैं, बताते हैं कि हम ये डिसीज क्योर कर सकते हैं। Any cosmetic containing any ingredient which may render unsafe or harmful for use, ऐसे कुछ भी कॉस्मेटिक जो है फेस के लिए या फिर पूरी स्किन के लिए अनसेफ है या हार्मफुल है या फिर उस व्यक्ति के लिए हार्मफुल है। No person shall manufacture or sell or stock or exhibit for sale or distribute of any drug in contravention to any provision of the act and rules thereunder. इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के विरोध में जाके ऐसा कुछ भी ड्रग या कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर नहीं करना है। एनी ड्रग नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, सेल के लिए कुछ ड्रग अलाउड नहीं है फिर भी ये मैन्युफैक्चर करके सेल किए जाते हैं तो दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज एन ऑफेंस। एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इंपोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स मेट देयर अंडर, इस एक्ट के तहत किसी प्रोविजन को ब्रेक करके किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक का इंपोर्ट करना या मैन्युफैक्चर करना अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट रूल is not allowed, it is prohibited. Any drug in contravention of the condition of license, आपको लाइसेंस दिया जाता है मैन्युफैक्चर या सेल के लिए, ड्रग या कॉस्मेटिक के लिए, उस पर कंडीशंस रहती है। उस कंडीशन को अगर आप नहीं फॉलो करते हो, कॉन्ट्रावेंट करते हो, उल्लंघन करते हो, ब्रेक करते हो, तो भी ये प्रोहिबिटेड है, ये ऑफेंस कहलाया जाएगा। Any drug intended for free distribution to the members of the medical profession, ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है और आप इसके लेबल पे या कुछ ऐसे क्लेम करते हैं कि बेचना है तो ऐसे भी प्रोहिबिटेड है, सो इट इज नॉट अलाउड। दैट वाज अबाउट द जनरल कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी व्हाट आर द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। थैंक यू सो मच।